बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज सबसे बड़ी खबर है अजय राय को कांग्रेस की कमान दी गई है। वहीं दूसरी खबर रहेगी अखिलेश की ट्रिपल तैयारी चल रही है 2024 मिशन को लेकर। तीसरी खबर आपको बताएंगे कि विधानसभा का चुनाव में बीजेपी की अहम तैयारी बन रही है, बता दें कि। और वहीं चौथी खबर रहेगी सरयू नदी पर क्रूज का रामायण क्रूज की तैयारी की जा रही है, जिसको पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। बीजेपी को कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड़ में रहती है। इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर आगे की रणनीति पर और ज्यादा जोर दे रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमजोर सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। पहली बार चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बुधवार रात को ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई, जिसके बाद गुरुवार को छत्तीसगढ़ के लिए 21 और मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बाकी चुनावी राज्यों के लिए भी इस तरह की सीसी मीटिंग हो सकती है। इस साल के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव होने हैं। आमतौर पर चुनाव के ऐलान के बाद जब नामांकन की तारीख नजदीक होती है, तब बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति मीटिंग कर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करती है। लेकिन इस बार काफी पहले ही सीसी की मीटिंग कर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। बीजेपी ने कमजोर मानी जा रही सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, ताकि वहां तैयारी का ज्यादा वक्त मिल जाए। तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी बना ली है। बताया जा रहा है कि चुनाव घोषणा होने से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिए हैं। चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है, जिसमें छत्तीसगढ़ और एमपी को लेकर बीजेपी की नई रणनीति बनाई गई है। चुनाव की घोषणा करने से पहले ही वहां के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी अब विधानसभा चुनाव पर भी तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी ने अपनी नई रणनीति बनाई है। 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और कमजोर सीटों पर बीजेपी अब अपना ज्यादा फोकस कर रही है। एबीसीडी के दौरान जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो 2024 लोकसभा चुनाव के साथ अब जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लग गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, जिस तरीके से अब बीजेपी ने नया ट्रेंड निकाला है कि चुनाव घोषणा होने से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या कुछ ये फायदा पहुंचाने वाली है बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम लोकसभा चुनाव के साथ साथ अलग अलग विधानसभा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पे भी फोकस कर रही है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव को फोकस में रखते हुए की गई है, जहां पे बीजेपी को ये डर था कि कहीं न कहीं वोट प्रतिशत उसके पाले से खिसक सकता है। 3 महीने पहले से ही बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 21 और मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। और इस घोषणा के बाद से ही उम्मीदवारों को काफी समय विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भी मिल गया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना ली है। जी, विवेक, क्या लगता है जिस तरीके से अब बीजेपी एकदम फोकस कर रही है विधानसभा चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव के साथ साथ, तो कितना फायदा ये पहुंचाने वाली, जिस तरीके से बीजेपी ने एक नई रणनीति निकाली है कि वो हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है एबीसीडी के तहत? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाता है कि वो चुनावी मोड़ में रहने वाली पार्टी है, उसके जी। कार्यकर्ता और संगठन
24/7 लगातार पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहा है। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है, इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो बीजेपी की अगर बात की जाए तो उससे सम्मान की भी बात है। पिछले 20 सालों से उसका वहाँ पे मुख्यमंत्री है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो समीकरण बन रहे हैं उसको बीजेपी के पक्ष में मोड़ा जाए। वही अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्लानिंग कर रही है। वहाँ पे जी। सत्ता परिवर्तन की लहर होने का दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार बड़े पदाधिकारियों संगठन के लोग वहाँ दौरे कर रहे हैं ताकि कांग्रेस की हुकूमत को वहाँ बदला जाए। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी 100 विधायक मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहाँ सर्वे करेंगे। एक दिन का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी उनका रहेगा और ये 100 विधायक जो है शिवराज की सरकार बनाने में एक अहम योगदान देंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के 100 विधायक जाएंगे और ये 100 विधायक एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाके जनता की नब्ज तोलेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और जनता के मन में इस बार किसके लिए क्या है इसका भी एक रिपोर्ट तैयार करके वो आला कमान को सौंप देंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में बाकी टिकट बटेंगे या फिर यूं कहिए जिसका फीडबैक खराब होगा उसके टिकट काट दिए जाएंगे। तो ये रणनीति मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। वहीं छत्तीसगढ़ में जिन 21 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं तो साफ तौर पर वो 21 सीट के भारतीय जनता पार्टी पर मुख्य रूप से फोकस की गई है। अगर बात करें तो जो सीटों पे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की वहां पे उनसे हार मिल सकती है या फिर पिछली बार वहां पे रनर रही थी, उन सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में लगातार फोकस कर रही है, जिसके तहत लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन राज्यों में हमारे विधानसभा चुनाव में भी एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सके इसकी पूरा खाका, इस प्लानिंग का पूरा खाका जो है वो जेपी नड्डा और अमित शाह ने तैयार कर रखा है। जी, अगर बात करें विधानसभा चुनाव के लिए तो बीजेपी की तरफ से क्या स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है क्या? जिस तरीके से बीजेपी अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना ज़्यादा फोकस दिखा रही है, तो क्या यहाँ पर कौन-कौन से लोग स्टार प्रचारक के रूप में जा सकते हैं? देखिए अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं जो लगातार कई राज्यों में चुनाव के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल रहे हैं। अगर बात की जाए तो अगर स्टार प्रचारक के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही है। जिस जी। प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को उन्होंने बेहतर किया है और जिस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई को कानून के माध्यम से जोड़ा है, उसके बाद लगातार कई राज्यों में इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली है। तो सबसे बड़ा नाम स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा। इसके बाद अलग अलग अगर बात की जाए हाईकमान की तो अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम ऐसे लोग हैं जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रवक्ताओं में सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा को भी कहीं न कहीं इसकी बड़ी जिम्मेदारी इन चुनाव में दी जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका विवेक। समाजवादी पार्टी 2024 मिशन को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैंडिडेट खोजने की मुहिम तेज कर दी है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को ज्यादा भागीदारी देने पर रणनीति एसपी काम कर रही है। इसी रणनीति पर गठबंधन होने की स्थिति में 35 लोकसभा सीटों पर एसपी का ज्यादा ध्यान है। किसी कारण से गठबंधन नहीं होने पर पुराने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर एसपी समांतर तैयारी कर रही है। रणनीति के तहत एक सीट पर 3-3 कैंडिडेट का पैनल बनाया जा रहा है, जिसमें एक पिछड़ा, एक दलित और एक अल्पसंख्यक शामिल है। एसपी के थिंक टैंक से जुड़े एक सदस्य की माने तो अखिलेश यादव ने जब से पार्टी की कमान संभाली है तब से एसपी किसी भी बड़े चुनाव में करिश्मा नहीं दिखा पाई है। 2012 का विधानसभा चुनाव भी मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में लड़ा गया था। चुनाव जीतने पर अखिलेश यादव को सीएम बना दिया गया था। उसके बाद अखिलेश यादव की अगुवाई में 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव हुए और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उपचुनाव, निकाय चुनाव हुए, लेकिन एसपी कमाल नहीं कर पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और आरएलडी से गठबंधन के बाद भी अखिलेश का नेतृत्व करिश्माई साबित नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी है, तो अब 2024 में चुनाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए इतना अहम माना जा रहा है और जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ ये फायदा देने वाली है अखिलेश यादव को 2024 के लिए?
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी नए नए पैंतरे आजमा रही है। अब इस बार बताया जा रहा है कि एक ही सीट के लिए 3 लोगों पर फोकस किया जाएगा पीडीए के आधार पर। जी बिल्कुल अगर अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के अंदर में जोश भरने का काम कर रही है, साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न तरह के दिशा निर्देश देकर चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के अगर देखा जाए तो 80 सीटों में से लगभग 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आ रही है। ये 35 सीटें वो हैं जो 2009 और 2004 के चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में थी, या वहां समाजवादी पार्टी कम मार्जिन से या दूसरे स्थान पे रही है। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ INDA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस के तहत कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ मिलकर और चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने पीडीए फॉर्मूला को नहीं भूलिए, यानी कि जी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो फॉर्मूला कहीं ना कहीं जो MY फैक्टर के भूलने के बाद पीडीए ले आया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको भूल नहीं रही है समाजवादी पार्टी। और अगर बात की जाए तो बांदा में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। वहां अगर बात की जाए तो मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी एक लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक पिछड़ा, एक दलित, एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार कहीं ना कहीं अपनी एक लाइन तैयार कर रही है, एक लिस्टिंग कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हीं को टिकट देगी। और अगर किसी कारणवश इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ती है समाजवादी पार्टी, तो पीडीए फार्मूला के तहत अपने पुरानी सहयोगी आरएलडी के साथ कहीं ना कहीं यानी कि कह सकते हैं कि दूसरा रास्ता भी लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी। साथ ही अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ बांदा और साथ ही साथ फतेहपुर बुंदेला क्षेत्र में यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर में जोश और उत्साह और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट और जाति अगर देखा जाए तो समानता और अगर देखें तो प्रदेश के अंदर में जाति जनगणना जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलताओं लेकिन को विभांशु, लेकर देखिए वहीं पर तमाम ये भी तरीके बात के सामने दिशा अब निर्देश कहा दिए जा रहा जा है कि रहे हैं। जिस तरीके से जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव को दी गई है वो ज्यादा करिश्मा नहीं दिखा पाई है। 2000 के बाद 2012 के बाद ज्यादा करिश्मा नहीं देखने को मिला है समाजवादी पार्टी में। और लगातार अखिलेश यादव इसके लिए अब काम भी कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं, प्रशिक्षण शिविर करवाने, कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर मिल रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार माहौल बदलेगा क्या समाजवादी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, वो तो वक्त बताएगा कि माहौल किस तरफ है और सियासी ऊंट किस तरफ बैठता है। मगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह के स्वर्गवास के बाद अखिलेश यादव पहली दफा अकेले अपने पिता के बिना पहला बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए चुनौती है। साथ ही अगर बात की जाए नंदनी, तो प्रदेश के अंदर में देखें तो 2012 में मुलायम सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसके ठीक बाद से अगर बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे बात की जाए 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे हाल ही में अगर बात की जाए संपन्न हुए निकाय चुनाव हो, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, जी। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी अगर बात की जाए तो जो जिस तरह का प्रदर्शन पूर्व में की है उसको दोहरा नहीं पाई है। तो निश्चित तौर से बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं अगुवाई में इस बार होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी के अंदर में अगर देखें तो मैनपुरी में उपचुनाव के बाद से ही लगातार शिवपाल यादव पार्टी के अंदर में पूरी मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो परिवार के यादव परिवार के अंदर में एक बगावत था नेताओं के अंदर में, चाचा और भतीजे के अंदर में, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि 2019 और 2022 के चुनाव में शिवपाल यादव कहीं ना कहीं चुनाव से दूर थे, मगर 2024 के चुनाव में एक साया की तरह से अखिलेश यादव के पीछे नजर आते हैं। इसका कितना असर चुनाव पे पड़ेगा और संगठन पे पड़ेगा वो निश्चित तौर से नंदनी अगर बात की जाए तो चुनावी नतीजों के बाद साफ होगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु।
लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूर्व विधायक अजय राय को प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर लाया गया है। चर्चा हो रही है कि आखिर 10 महीने के भीतर ऐसा क्या हो गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दलित चेहरे के तौर पर लाए गए बृजलाल खाबरी को हटा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कांग्रेस ने जिस तरीके से अब कुछ महीने पहले ही बड़ा कदम उठाया है, अजय राय को कमान दे दी गई है उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अजय कुमार लल्लू के अध्यक्ष पद के जो एक कार्यसीमा थी उनकी समाप्त होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दलित चेहरे के तौर पर बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। 1 अक्टूबर को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और कल अगर बात की जाए तो वो अध्यक्ष पद से हटा दिए गए और प्रांतीय अध्यक्ष ने अगर बात की तो अजय राय को अध्यक्ष पद का जिम्मा दिया गया है। अगर बात की जाए अजय राय ये ब्राह्मण भूमिहार वर्ग से आते हैं और अगर बात की जाए तो लगभग 15 जिलों में इनकी पकड़ है। और अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उम्मीदवार थे और बनारस से सांसदी के लिए खड़े हुए थे, उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ अजय राय चुनाव लड़े थे। ठीक उससे पहले अगर बात की जाए तो 2009 में वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बनारस के पिंडारा सीट से 1996 से लगातार 3 बार विधायक बन के आते हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए तो 2012 में दिग्विजय सिंह जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी वक्त अजय राय कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामते हैं। जिसके ठीक बाद से अगर बात की जाए तो कांग्रेस में आने के बाद अजय राय अब तक कहीं ना कहीं महज एक चुनाव जीत सके हैं। 2017 की बात करें चाहे 2022 की बात करें विधानसभा की, तो इन दोनों में उनको हार मिली विभांशु, थी। देखिए जिस मगर तरीके से बात करें कांग्रेस तो अपनी जमीनी स्तर को ढूंढने में लगी है उत्तर प्रदेश में, तो क्या अजय राय को जिस तरीके से कमान दी गई है, तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की आशा अपेक्षा है कि जो उनका पुराना जनाधार था यानी कि स्वर्ण जी। समाज और मुस्लिम समाज, उसको एकजुट करके अब कहीं ना कहीं एक बार फिर सत्ता में वापसी करने को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो देश के 202 सीटों पर कांग्रेस से दूसरे नंबर पे आई थी और उत्तर प्रदेश के लगभग 22 से अधिक सीटों पर कांग्रेस रही थी। तो इसको देखते हुए उन सीटों पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है और जिन सीटों पर कांग्रेस का पुराना जनाधार रहा है उस पर अजय राय की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बृजलाल खाबरी को सक्रियता और साथ ही साथ संगठन में एक सकारात्मक बदलाव जो उनसे अपेक्षा की गई थी वो नहीं मिला, जिसके बाद से अजय राय को उत्तर प्रदेश के यूसीसी के माफ करिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव से ठीक पहले अजय राय को विभांशु, जिम्मेदारी अगर मिलने के बाद जातिगत संगठन को समीकरण कैसे की बात करें तो अजय राय जो है भूमिहार है, कितना क्या लगता है पूर्वांचल में कितना इनका असर देखने को मिल सकता है? जी अगर बात की जाए तो अजय राय कहीं ना कहीं देखे तो पूर्वांचल और साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक चर्चित व्यक्ति के तौर पर अलग अपनी पहचान रखते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं देखे तो पूर्व में ब्राह्मण वर्ग और खास करके मुस्लिम वर्ग का साथ कांग्रेस को आम चुनाव में मिलता रहा है, उसको वापस कहीं ना कहीं अपने पाले में करने के लिए ये फैसला लिया गया है और अजय राय के लिए एक कम समय में पार्टी को एक बेहतर करके देने का चुनौती होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अजय राय की अगुवाई में पार्टी कितना बदलाव करती है वो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से अजय राय को अगर देखें तो प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो आम तौर पर उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करते हुए धरना देते हुए देखा जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश के अंदर में वो कैसे कांग्रेस की नैया को पार लगाते हैं और कांग्रेस को एक बेहतर मार्जिन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर में कितनी सीटें दिलाते हैं और कितनी सीटों को मजबूत करते हैं, संगठन को कितना मजबूत करते हैं। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर में तमाम नेताएं हैं उनकी जिम्मेदारियों को कैसे तय करते हैं वो वक्त बताएगा और चुनाव के बाद उनके कार्य भी कहीं ना कहीं सामने होंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अयोध्या में दीपोत्सव पर अब क्रूज से दर्शन किए जा सकेंगे। गुप्तार घाट से अयोध्या घाट तक ये क्रूज चलाया जाएगा। बता दें कि वाराणसी की अलकनंदा संस्था क्रूज चलाएगी। क्रूज में यात्रियों को हवाई जहाज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस पूरे क्रूज में पेंट्री के साथ टॉयलेट की भी व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ऑडियो सिस्टम से अयोध्या के इतिहास की भी जानकारी दी जाएगी। तो दीपोत्सव के दौरान अब रामायण क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है। क्रूज से सैर कर सकेंगे श्रद्धालु, रामायण के इतिहास को जान सकेंगे। सरयू नदी पर लग्जरी क्रूज चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो अब दीपोत्सव के बाद अब रामायण क्रूज की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में रामायण क्रूज चलाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुके हैं। सुहानी, जिस तरीके से अब दीपोत्सव के बाद एक नई तैयारी की जा रही है रामायण क्रूज लाने की अयोध्या में, अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बनने की पूरी तरह से अब कुछ ही दिन रह चुका है और सभी जो पूरे देश भर में श्रद्धालु जो है रामलला के दर्शन करने के लिए लालायत है। वहीं दूसरी तरफ दीपोत्सव आ रहा है। दीपोत्सव में श्रद्धालुओं और जो पर्यटक है उनके मन मोहने के लिए एक जो योगी सरकार की बात करें तो कुछ अलग ही उनके लिए तोहफा देने जा रही है। कि हाँ, बात करें क्रूज की तो जो एक लग्जरी क्रूज जो है अब वहाँ पे चलने वाली है और बता सरयू नदी में ये लग्जरी क्रूज चलेगी और ये क्रूज जो है 10 करोड़ की लागत से ये जो है क्रूज तैयार हुआ है। और कहीं ना बता दें पूरी जो क्रूज है वो एयर कंडीशन रहेगी और साथ ही इसमें जो है आपको हवाई जहाज जैसी इसमें पूरी सुविधाएं मिलेगी। वो यह क्रूज ये जो है 2 फ्लोर की है और इसमें पहले फ्लोर पर 80 लोग और दूसरे पे भी 160 लोग पूरी तरह से इसमें यात्री बैठ सकेंगे। वही इस क्रूज की बात करें रणनीति तो इसमें पूरे रामायण की ऑडियो के द्वारा इसमें जो है उनकी कथाएं सुनाई जाएगी भगवान राम की। साथ ही इसमें वीडियो के तौर पे भी आप देख सकते हैं। और ये बता दें कि इस पे आप बैठ के आप पूरी तरह से दीपोत्सव की मजा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो क्रूज है वो वाराणसी की जिस तरह से क्रूज अलकनंदा चलाया जाता है उस क्रूज से ये बहुत अलग होगा। इस क्रूज में पूरी तरह जो फैसिलिटी है वो भी काफी अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश भर के जितने भी पर्यटक और जो रामलला की जितने भी उनके होंगे वो उनके लिए खासी होगा और साथ ही बहुत ही एक अलग पहल होने जा रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आधुनिक दौर में त्रेता युग को लाने की तैयारी की जा रही है और कहीं ना कहीं ये पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये रामायण क्रूज बनाई गई है। जी नंदिनी, आपको बता दें कहीं ना कहीं क्रूज जो जिस तरह से वाराणसी में भी चलता है और अब अयोध्या में भी इसे सरयू नदी में चलाने के लिए तैयारी की जा रही है। और ये जो क्रूज है आपको बता दें कि ये क्रूज बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है और इसमें तमाम जो देशवासी जो अब रामलला के दर्शन करने आएंगे उनके लिए काफी ये उत्साहित होगा। क्योंकि यहाँ पे ललायत है कि कब रामलला की दर्शन हो, क्योंकि पूरी तरह से अब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है। और यहाँ पे अयोध्यावासियों की कई ऐसे लोग जो है कई ऐसे लोगों के बिजनेस भी वहाँ पे सही होगा। तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार की बात करें सभी सुविधाएं को देखते हुए जो अपने पर्यटकों को मन मोहने के लिए कहीं ना कहीं ये क्रूज को तैयार किया जा रहा है। और ये क्रूज काफी एक अलग तरह से इसकी कभी दिख रही है क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हवाई जहाज जैसी सुविधाएं मिलेगी। खान पान से लेकर इसमें पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा और साथ ही इसमें जो है 2 फ्लोर की है। तो बात की है तो इसमें 160 यात्री जो है एक साथ बैठकर मजे ले सकते हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से अयोध्या को भी अच्छे से देख सकते हैं और उनकी खूबसूरती अयोध्यावासी जो है वहाँ जितने भी अयोध्यावासी के जितने भी मंदिर बन रहा है उसकी भी खूबसूरती अच्छे से निहार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये क्रूज है वो देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है क्योंकि देश विदेश से भी अब रामलला के दर्शन करने के लिए लोग आएंगे तो ये क्रूज जो है उनके लिए मन मोह लेगी। तो ये सारी सुविधाएं जो है अपनी सरकार जो है अयोध्या को भी देने जा रही है। जी सुहानी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।